गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रीसेंट क्राइसिस की वजह से यूपी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो कंटिन्यू ना की जाएं। तो उसी बात को दृष्टिकोण में रखते हुए स्पेशली एनडीए के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होने जा रहा है, तो उनके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं ताकि बच्चों का जो भी मॉड्यूल कवर नहीं हुआ है या जो मॉड्यूल उनके लिए और मुश्किल है वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चे कवर कर पाएँ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन में प्रोबेबिलिटी। तो बच्चे इस ऑनलाइन वीडियो को आराम से घर पर बैठ के देख सकते हैं ताकि रीसेंट क्राइसिस के समय पर वो आराम से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एनडीए के एग्ज़ाम्स में, अक्सर पूछा जाता है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं प्रोबेबिलिटी में, कम एटलीस्ट 5 to 10 जो रेंज रहती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा डेली लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। डेली लाइफ में अक्सर हम लोग कई इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि इस बार इलेक्शन में फ़लानी पार्टी जीत जाएगी, या संदीप का इस बार एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या आज बारिश होने की संभावना है, या आज बारिश होने की संभावना नहीं है। तो जहाँ भी हम संभावना वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या हम ये इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो चाहे अनचाहे हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी घटना के होने की संभावना को अगर हम 0 और 1 के बीच के नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ एनी इवेंट एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स रेंजिंग बिटवीन 0 and 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के होने की संभावना को बताता है और इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? तो देखिए, एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसके वेल डिफाइंड आउटकम हो, यानी जिसके परिणाम जो हों वो पूरी तरह से परिभाषित हो। ऐसा कोई भी क्रिया ऑपरेशन जिसके परिणाम पूरी तरह से परिभाषित हो। ए वेल डिफाइंड ऑपरेशन जिसके कि आउटकम जो होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे। अब इसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको अगर हम कई बार करें अंडर द सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, तो हर बार रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि सेम ना आए, हो सकता है सेम आए या हो सकता है अलग अलग आए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कि जैसे अगर हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं उसी स्पीड से उसी हाथ से, और पहली बार अगर हेड आया तो अगली बार हम ये श्योर नहीं है कि अगली बार हेड ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पत्थर को ऊपर उछालेंगे तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उछालने से समय ही हम जानते हैं कि पत्थर अपने आप कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। अगर हम किसी पत्थर को ऊपर उछालेंगे तो वो कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। 10 बार करेंगे हमेशा कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम सेम कंडीशन में उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हर बार रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो अगर रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा है या सेम मिल रहा है जिसके बारे में हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब इसमें तीसरा वर्ड जो आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि अगर कोई घटना हो रही है तो उस घटना के होने की जितनी भी संभावना, यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम है, अगर वो घटना हो रही है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सारे परिणामों का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। इसको हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि अगर कोई इवेंट परफॉर्म हो रही है तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन सारे पॉसिबल आउटकम को हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। उसका जो हम सेट तैयार करेंगे। इसके बाद हर सैंपल स्पेस के दो हिस्से होते हैं, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। इसको हम यू से दिखा सकते हैं, इसको कैपिटल एफ से। फेवरेबल इवेंट्स का मतलब क्या है? फेवरेबल इवेंट्स का मतलब है कि अगर वो इवेंट परफॉर्म हो रही है तो क्या क्या चीज़ें हम चाहते हैं, क्या क्या आउटकम हम उसमें होना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेवरेबल।
और अनफेवरेबल का मतलब है कि वो घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी में गए हैं, वहाँ पर 10 तरह की डिशेस रखी गई हैं खाने के लिए। अब उसमें मान लीजिए 4 तरह की डिश वेजिटेरियन है और 6 नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फेवरेबल क्या रहेगा? वो 4 डिशेस। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फेवरेबल क्या रहेगा? वो 6। और वेजिटेरियन वालों के लिए अनफेवरेबल क्या रहेगा? 6, जो कि नॉन वेजिटेरियन है। तो जो चीज़ें आप चाहते हैं, आप अगर क्या लेना चाहेंगे वहाँ पर? वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेबल डिश लेना चाहेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? फेवरेबल। तो कोई भी अगर इवेंट हो रही है तो जिस इवेंट्स को आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जो आउटकम आप चाहते हैं, उन सारे आउटकम को हम क्या कहते हैं? फेवरेबल। और जो नहीं चाहते उसको हम क्या कहते हैं? अनफेवरेबल कहते हैं। ठीक है। तो सैंपल स्पेस जो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, S इक्वल टू F प्लस यू। अगर मान लीजिए टोटल 10 आउटकम है जिसमें से 4 फेवरेबल हैं, तो बाकी बचे 6 क्या हो जाएंगे? आपके अनफेवरेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये सैंपल स्पेस के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बहुत सिंपल थ्योरी है। किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, हिंदी में उसको प्रायिकता बोलते हैं, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता क्या है? तो E को अगर हम इवेंट से दिखाते हैं तो PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, यानी उस घटना के होने की प्रायिकता। बहुत सिंपल है, PE बराबर हो जाता है यानी कि फेवरेबल का जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस का जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब कितने आउटकम आपके फेवरेबल हैं और टोटल कितने आउटकम हैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना होता है कि उस सैंपल स्पेस में कितने हमारे इवेंट्स एसोसिएटेड हैं, कितने आउटकम एसोसिएटेड हैं, और उनमें से कौन से ऐसे आउटकम हैं जो हमारे आउटकम क्या है? फेवरेबल है। उन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बेसिक प्रॉब्लम हो चाहे टफ प्रॉब्लम हो, पहला काम हमारा फाइंड आउट करना है सैंपल स्पेस उस इवेंट का, कि सैंपल स्पेस क्या होगा। मतलब कि अगर वो घटना होने जा रही है तो उस घटना के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और उन परिणामों में से फेवरेबल यानी कि अगर वो घटना हो रही है तो आप क्या चाह रहे हैं, यानी प्रॉब्लम में क्या होना चाह रहा है, तो वो हमारा आ जाएगा फेवरेबल। इन दोनों का हमको क्या करना है? रेशियो निकालना है, और रेशियो ही हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट्स। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड और चीजों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस के बारे में। तो अगर हम एक सिंगल डाइस थ्रो कर रहे हैं, एक सिंगल डाइस अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस का मतलब है कि अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। या तो 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। यानी सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि अगर हमने एक डाइस फेंका तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक सिंगल डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस है वो ये हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सैंपल स्पेस में कितने हो गए? 6। अगर 2 डाइस हमने थ्रो किए तब देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। इस तरीके से करते हुए 1 6, फिर 2 1, 2 6 करते करते 6 1 से लेकर 6 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो जाएंगे? इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 36। 36 का मतलब क्या है? 6 की पावर 2। तो अगर आप एक डाइस फेंक रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 की पावर 1, 2 डाइस फेंक रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 2। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और अगर n डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 6 की पावर n। इतने एलिमेंट्स आपके
n डाइस थ्रो करने में हो जाएंगे। मोस्टली प्रॉब्लम एनडी के एग्जाम में 1 डाइस 2 डाइस या मैक्सिमम 3 डाइस तक की ही प्रॉब्लम आती है, उससे आगे की प्रॉब्लम मोस्टली नहीं आती है। फिर भी अगर आएगी तो आप इस लॉजिक को याद रख सकते हैं कि n डाइस अगर हम थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ स्पेसेस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 की पावर n हो जाएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा कॉमन केस है जिसको हम कहते हैं कार्ड। हम लोग जानते हैं कि कार्ड की एक गड्डी जिसको हम पैक बोलते हैं, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये कार्ड 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। ये 4 कैटेगरीज इसकी होती हैं जिसमें ये डिवाइड होते हैं। ठीक है? स्पेड और क्लब जो होते हैं ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ये दोनों, और हार्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड 13 होता है, यानी 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट और 13 हमारा क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है? हिंदी में जो लोग हिंदी वाले बच्चे हैं, डायमंड को ईंट बोलते हैं, हार्ट को पान बोलते हैं, क्लब को चीड़ बोलते हैं और स्पेड को हुकुम बोलते हैं। तो ये 4 और 13 होते हैं। अगर हम ब्लैक और वाइट रेड की बात करें तो 26 कार्ड्स ब्लैक्स और 26 कार्ड क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं। अब इसमें से कुछ स्पेशल कार्ड्स होते हैं, जैसे हर एक 13 का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन 13 में 4 कार्ड जैसे जैक, क्वीन, किंग और एस, ये 4 कार्ड अलग होते हैं। इनको हम फेस कार्ड, इनको हम ऑनर कार्ड कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ऑनर कार्ड। और बाकी 2 से लेकर 10 तक ये 9 कार्ड्स अलग होते हैं। तो ये 4 कार्ड अलग हैं, जैक, क्वीन, किंग और एस, इनको हम ऑनर कार्ड कहते हैं। और 2 से लेकर 10 तक ये कार्ड नंबर होते हैं, इनको हम अलग कार्ड कहते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज में हर एक में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेड में भी, क्लब में भी, हार्ट में भी और डायमंड में भी। इन सारी चीज़ों में ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब अगर हम एक पैक ऑफ कार्ड से एक पत्ता ड्रॉ करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 52, क्योंकि 52 कार्ड में से कोई भी कार्ड हमारा आ सकता है। तो संभावना 52 कार्ड में से किसी भी निकलने की हो सकती है। तो एक कार्ड की गड्डी में से अगर एक पत्ता निकाला जा रहा है तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और कॉमन केस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉइन के बारे में। अब देखिए, अगर एक सिंगल कॉइन अगर हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे, 2। अगर 2 कॉइन हम थ्रो करेंगे, अब देखिए कभी कभी प्रॉब्लम में ये होता है कि 2 कॉइन थ्रो करी या एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया, बात एक ही है। अगर एक कॉइन को 2 बार थ्रो करें या 2 कॉइन को 1 बार थ्रो करें तो सैंपल स्पेस दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। तो इस केस में ये हो जाएगा HH, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस केस में हो जाएंगे 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से अगर हम n कॉइन थ्रो करेंगे तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे सैंपल स्पेस में वो 2 की पावर क्या हो जाएंगे, n। अब देखिए, अगर 3 कॉइन है और आपको बनाना है तो उसके लिए आप एक बड़ा आसान तरीका है, जैसे अगर एक सिंगल कॉइन है तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, हेड या टेल। अब अगर 2 कॉइन है तो हर एक की 2 ब्रांच बना दीजिए, HH HT, TH TT। अगर 3 कॉइन है तो उसकी एक और ब्रांच बना दीजिए। तो इस तरीके से आप सारे चीज़ों को आराम से कवर कर सकते हैं। HHH, HST, HTH, STT, THH, TST,
TTH, TTT। तो ये टोटल कितने केस हो गए? 8 केस। एक कॉइन के लिए 2 केस ST, 2 कॉइन के लिए HH, ST, TH, TT। 3 कॉइन है तो HHH, HST, STH, STT, THH, TST और TTH और TTT। ये 8 संभावनाएं आपकी होगी। तो इस तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर से हेल्प से आप सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप इजीली क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम कुछ इससे रिलेटेड अलजेब्रा की, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी से रिलेटेड अलजेब्रा क्या क्या है। जैसे अगर हम अक्सर बात करते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं। तो देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है कि ऐसी घटनाएं जिनके होने की संभावनाएं बराबर है, यानी कोई भी उनमें से फेवरेबल नहीं है। जैसे अगर हम डाइस फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, अगर डाइस यूनिफॉर्म है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो हर एक के आने की संभावना क्या है? बराबर है। तो ये सारे नंबरों के आपस में आने की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे एक सिंगल डाइस के लिए हर एक नंबर आने की संभावना क्या होगी? 1/6। जैसे मैंने सिंगल कॉइन लिया, अगर हम कॉइन थ्रो करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो हेड आना या टेल आना, ये दोनों घटनाएं आपस में क्या होंगी? इक्वली लाइकली। हेड आने की संभावना प्रोबेबिलिटी 1/2, टी आने की यानी टेल की भी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब एक घटना दूसरी घटना के मुकाबले ज्यादा फेवरेबल नहीं है, सारी घटनाओं के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? समान है। फिर इसके बाद एक और वर्ड हम लोग अक्सर देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। अब देखिए इसमें एक वर्ड है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि खास। अब जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोर ऑफ बाटा या एक्सक्लूसिव स्टोर ऑफ एडिडास, मतलब वो चीज़ सिर्फ वहीं मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी उसके पाए जाने की संभावना दूसरी जगह क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं जो कभी भी एक साथ परफॉर्म नहीं होंगी। यानी अगर एक घटना हो रही है, एक इवेंट हो रही है, तो दूसरी इवेंट नहीं होगी, यानी दोनों के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसी इवेंट जिनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो ऐसी घटनाएं जिनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसी घटनाओं को, ऐसी इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके बाद एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं? स्वतंत्र घटनाएं। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स या स्वतंत्र घटनाओं का मतलब है कि ऐसी इवेंट्स जो एक दूसरे के इफेक्ट ना करें, यानी एक का होना दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा। जैसे अगर हमने कॉइन उछाला, पहली बार क्या आया? हमारा हेड। अब अगली बार हमने कॉइन उछाला तो अगली बार जो कॉइन आएगा वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि पहले हेड आया है कि पहले टेल आया है। पहले अगर हेड आया है तो बाद में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये दोनों घटनाएं आपस में क्या हैं? इंडिपेंडेंट। यानी अगर एक घटना का होना दूसरे घटना के होने को अफेक्ट, प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ये घटनाएं हमारी क्या कहलाई जाएंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं। इसके बाद एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है एक ऐसी घटना जिसके होने की संभावना 100% यानी 100% है। तो इस इवेंट में होता क्या है कि जैसे अगर हम ये कहें कि मान लीजिए अगर हमने डाइस फेंका और डाइस फेंकने में हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर हमको मिले। अब अगर हम डाइस फेंकेंगे या तो 1 नंबर आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, यही आएगा। ये सारे के सारे नंबर अपने आप में नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये घटना जो हो जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी? श्योर इवेंट। और इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाई जाएगी? PE बराबर 1। यानी श्योर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि ऐसी घटना जो ना हो, यानी जिसके होने की संभावना बिल्कुल 0 हो। तो ये घटना जैसे अगर हम कहें कि एक डाइस फेंका और 7 नंबर आ जाए, तो किसी भी डाइस को अगर आप फेंकेंगे तो नंबर हमेशा 1 से लेकर कहाँ तक आएगा? 6 के बीच में। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। और इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहलाई जाएगी?
ज़ीरो कहलाई जाएगी। तो किसी भी घटना के जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक रहती है, 1 तक। तो किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से ज़्यादा होगी ना 0 से कम होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इट इज़ नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा, एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि प्रोबेबिलिटी है क्या और बेसिक इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके नेक्स्ट पार्ट में अलजेब्रा इससे रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड और थोड़ी आगे चीज़ें करेंगे, और इस कंटिन्यूएशन में हम इस प्रोबेबिलिटी के पूरे टॉपिक्स को थ्योरी वाइज और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम से हम लोग समझेंगे। थैंक यू।